कि हमको क्या बनना है, देश बनना है। तो फिर राजा ने निकल अब अपने लिए हम सबको क्या चाहिए, इक्वल राइट्स चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। आज 1945 सर, क्या 1945 देखिएगा और सुनिएगा भी बोल जाएगा। आज हिमालय की चोटी से फिर हम ललका रहे हैं और अंग्रेज थे, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललका रहा। वो हटो दुनिया वालों को। जब इस मूवमेंट कितना नोबल था, वो वो बन गया, मतलब इस मूवमेंट का भारत छोड़ो आंदोलन का वो ओंकार यहाँ पे कब है टेस्ट, बताओ टेस्ट कब है? और डेट्स याद रखने में प्रॉब्लम है। हाँ बोलो, डेट्स याद रखने में और वो देशों के नाम ऑस्ट्रिया, रशिया, रूसिया, वो सब ठीक है, बढ़ा देते हैं। हाँ ओंकार, हेलो। यस सर। हाँ आज आप आए नहीं? सर बारिश हो रहा था। हाँ स्कूल में कोई चैप्टर का रिवीजन चाहिए क्या? नहीं सर, अभी तो कोई टेस्ट नहीं है। ये बोल रहा है 15। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सो व्हाट द नेक्स्ट, व्हाट वो उसको कंटिन्यू करें? हाँ वो मैं कर दूंगा, चिंता मत करना, है ना। जैसे क्लास और होती है ना, आप मेरे साथ 15 मिनट बैठ जाना, 10 मिनट तो खत्म हो जाएगा। या आप पहले आ जाना या थोड़ा बाद में रुक जाना, कैसे भी एडजस्ट कर लेना। जिस दिन क्लास नहीं होती है ना, 10th के जिस दिन क्लास नहीं है, आप मुझे 10 मिनट दे देना, हो जाएगा। हाँ सो कहाँ पर थे हम थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हमने पढ़ लिया था, है ना उनका। हेलो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने पढ़ लिया था, है ना ओंकार? हेलो, यस सर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने पढ़ लिया था ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने पढ़ लिया था ना। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ ठीक है, जब आवाज ना आए तो बताना। हाँ हाँ अब सर। उसके बाद क्या हुआ, 1921 1922 को क्या हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, हाँ या ना? सब लोग यस यस बोलिए, जो ऑनलाइन पे भी हैं जो ऑफलाइन, सब लोग। सर कॉल्ड ऑफ मतलब खत्म कर दिया गया, कॉल्ड ऑफ मतलब मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया, ठीक है। किसी भी चीज को कॉल्ड ऑफ करना मतलब उसे खत्म कर देना, उसे वापस ले लेना, टेकन बैक। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज टेकन बैक बाय महात्मा गांधी इन 1922। व्हाई? ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा,
ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट? अब 1922 से 1930 तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम देखते हैं। क्या देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थी, नहीं फॉल हुई बेटा, हाँ, और ऐसा ऐसा नहीं, बहुत बड़ा फॉल आया। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या हुआ? सिमिलर द अदर वर्ल्ड्स ऑफ कंट्री, वर्ल्ड के दूसरे देशों के तरह इंडिया ने भी क्या फेस किया? द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। डिप्रेशन, हाँ, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब पूरे भारत में कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं था। एग्रीकल्चर पे बेस्ड जितनी भी इंडस्ट्री थी या जितने भी एग्रीकल्चर पे जितने भी लोग बेस्ड थे, वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे थे, जो भी प्रोडक्शन कर रहे थे, उसकी प्राइजेस कम हो रही थी, बहुत तेजी से कम हो रही थी। और इसी दौरान गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स को बढ़ा देती। अच्छा, एक काम और करती हो कि ऐसी चीजों पर टैक्स बढ़ाती है जो बहुत ही जरूरी होता है, जैसे सॉल्ट, है ना? नहीं, शुगर लोग सभी लोग नहीं खाते, लेकिन सॉल्ट सब लोग खाते, है ना? आप देखो, सॉल्ट को हिंदू भी खाता है, हाँ या ना? सॉल्ट को मुस्लिम भी खाते हैं, एक, हाँ, सभी लोग, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, यू यूज सॉल्ट। तो मैं सॉल्ट पे यदि टैक्स लगाता हूं तो मेरा रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये एक अनजस्ट लॉ था, है ना? तो क्या होता है? होता सर ये है कि इस तरीके से बहुत सारे अनजस्ट लॉज ब्रिटिश इंप्लीमेंट कर देते, जिसमें मेन क्या था? सॉल्ट लॉ। क्या था? सॉल्ट। एक तो ये बात होती है। दूसरा क्या होता है? साइमन कमीशन आता है भारत। कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन। और हम इसका क्या करते हैं? हम इसका बॉयकॉट करते हैं। क्या करते हैं? क्यों बॉयकॉट करते हैं? क्योंकि इस कमीशन में ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश, एक भी मेंबर हिंदू नहीं था, ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश। अब इस बॉयकॉट को देखते हुए जो उस समय वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। वो एक प्रपोजल रखते हैं कि आप क्या काम करो, हाफ रूल आप रखो, है ना, और हाफ हम रखते हैं। हाफ रूल बाय ब्रिटिश एंड हाफ रूल बाय इंडिया। और इस चीज को कहा गया डोमिनियन स्टेटस। क्या कहा गया? डोमिनियन स्टेटस। पर 1929 को लाहौर में एक सेशन होता है कांग्रेस का, जिसे होस्ट करते हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी सेशन में हम सब लोग कसम खाते हैं किसकी, कि जब भी हम आजाद होंगे पूरे तरीके से होंगे, मतलब वी विल टेक द कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, वी विल टेक द कंप्लीट फ्रीडम ऑफ ब्रिटिश। राइट, यहां तक सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? ओंकार? यस सर। हाँ, नेक्स्ट। अब ये सब चीजें एक साथ चल रही थी,
अनजस्ट लॉ बन गए थे, जिसमें सॉल्ट लॉ सबसे मेन था। साइमन कमीशन आया, बॉयकॉट किया हमने। क्यों? सारे मेंबर्स उसमें क्या थे? ब्रिटिश थे। तो उस बॉयकॉट को देखते हुए लॉर्ड इरविन ने कहा आधा रूल आप रखिए और आधा रूल हमें दीजिए, लेकिन उसको भी हमने रिफ्यूज कर दिया। 1929 में हमने कहा हम क्या लेंगे? कंप्लीट फ्रीडम लेंगे। राइट, आगे बढ़ते। जब इन अनजस्ट लॉ से हम परेशान हो गए तो महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के पास पहुंचे मीटिंग करने, और ये डेट थी जनवरी 1930। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे पास 11 डिमांड्स हैं, और वो डिमांड्स किस पे बेस्ड हैं? अनजस्ट लॉ पे। किस पे बेस्ड हैं? इसको आप अबॉलिश करें या खत्म करें। इसमें एक डिमांड मेरी क्या थी? टू अबॉलिश सॉल्ट लॉ। टू अबॉलिश मतलब सॉल्ट लॉ को खत्म करें। इरविन ने गांधी जी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, उनकी किसी भी बात को नहीं माना, लॉर्ड इरविन। ठीक है, ये कब की बात है? ये जनवरी 1930 की। हुआ क्या? 11 मार्च 1930 को कौन से प्लेस से? साबरमती प्लेस से, विद 78 फॉलोअर्स। कितने फॉलोअर्स? 78। कहां के लिए हम निकल पड़ते हैं? दांडी के लिए। गांधी जी कहां के लिए निकल गए? दांडी के लिए। क्या करने? टू ब्रोक सॉल्ट लॉ। एक इंटरेस्टिंग बात कि साबरमती से दांडी की डिस्टेंस कितनी थी? 240 माइल्स। कितनी थी? और पर डे ये कितना चलते थे? 10 माइल्स। कितना? हाँ, 1 माइल इसमें 3.5 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 6 अप्रैल को वहां पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहां पहुंचते हैं? दांडी पहुंचते हैं, और अपने हाथ से नमक बनाकर सॉल्ट लॉ को तोड़ते एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ। वो समुद्र के पानी से। इतनी बात क्लियर हुई? इतना समझ में आया? महात्मा गांधी किससे मिलते हैं? लॉर्ड इरविन से। कब मिलते हैं? जनवरी 1930। कितनी डिमांड्स लेके? 11। जिसमें क्या शामिल था? नहीं, ये सब के सारी डिमांड्स किस पे बेस्ड थी? अनजस्ट लॉ पे, कि आप अनजस्ट लॉ खत्म कीजिए जितने भी आपने बना दिए हैं। इस 11 डिमांड्स में एक डिमांड भी शामिल थी। कौन सी? टू अबॉलिश सॉल्ट लॉ, मतलब सॉल्ट लॉ खत्म करें। लेकिन ये क्या है? माना नहीं, इसने कुछ भी नहीं माना, एक भी डिमांड नहीं पूरी की। तो 11 मार्च 1930 को महात्मा गांधी कहां से चले? साबरमती से। कितने लोगों के साथ चले? 78 फॉलोअर्स के साथ। कहां पहुंचे? दांडी। साबरमती से दांडी कितने, क्या डिस्टेंस थी? 240 माइल्स। पर डे कितना माइल्स चलते थे? कब पहुंचे? है ना, कहां पहुंचे? क्या किया? टू ब्रोक द सॉल्ट। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओंकार? नो सर। तो क्वेश्चन लिखिए इस पे। तो क्या मैं मानूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं जो मैं लिख रहा हूं, कि दांडी मार्च was the first step
towards civil disobedience movement, towards civil disobedience movement. अब इसका आंसर वही है जो भी आपने पिछले पेज में देखा। लिख सकते हो क्या आप? लिख सकते हैं आप? यस सर। क्या लिखोगे पहले? महात्मा गांधी किससे मिलने पहुंचे? लॉर्ड इरविन। कितनी डिमांड्स को लेकर पहुंचे? 11। ये सारी डिमांड्स किस पे बेस्ड थी? ब्रिटिश ने जो अनजस्ट लॉ बनाए थे, है ना, उस पे बेस्ड थी। इस 11 डिमांड्स में एक डिमांड शामिल थी, कौन सी? टू अबॉलिश सॉर्ड लॉ को खत्म करें। क्या उसने एक भी डिमांड मानी आपकी? ओंकार, क्या उसने एक भी बात आपकी मानी? नहीं सर। नहीं मानी। तो आपने क्या किया? डेट आई 11 मार्च। अब कहां से चले? बोलो, कहां से चले आप? साबरमती। हाँ, कितने लोगों के साथ चले? 78। कहां चले? दांडी। साबरमती से दांडी कितना दूर था? 240। पर डे हम कितना चलते थे? 35 नहीं, वो किलोमीटर में, माइल से बोलो। 10। हम कब पहुंचे दांडी? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को हम दांडी पहुंचते हैं और क्या करते हैं? सॉल्ट को बना के सॉल्ट लॉ को तोड़ देते। सॉल्ट लॉ को तोड़ देते, राइट। इस तरीके से पूरे देश में एक मैसेज जाता है कि डोंट फॉलो द रूल्स विच मेड बाय ब्रिटिश, डोंट फॉलो द लॉज विच मेड बाय ब्रिटिश। वो रूल्स मानना बंद कर दीजिए जिनको किसने बनाया है। वो लॉज मानना बंद कीजिए जिनको किसने बनाया है? क्योंकि हमारे सबसे बड़े लीडर ने ब्रिटिश के बनाए गए लॉ को, that's why Dandi March was the first step towards civil disobedience movement. Can you write this? Can you write this? क्या आप लिख सकते हैं? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप लिख सकते हैं? यस सर। क्या आप लिख रहे हैं? नो सर, अभी नहीं। लिख लेना, ठीक है। अब बहुत बड़ी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, यदि आप मेरे साथ हो तो। आपने 2 मूवमेंट देखे, एक क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखना, स्क्रीन से नजर ना हटे, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और दूसरा क्या? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो स्टार्ट हो चुका था, कैसे? जैसे ही महात्मा गांधी ने नमक का कानून तोड़ा, सॉल्ट लॉ तोड़ा, ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो सर, दोनों में से इफेक्टिव कौन सा था? क्यों? In which ways civil disobedience movement was different या effective from the non-cooperation movement? बहुत सिंपल सा, बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन आंसर उतना ही सिंपल है। नॉन कॉपरेशन में आप क्या कर रहे थे? नॉन कॉपरेशन की थीम क्या थी? स्वदेशी एंड बॉयकॉट। क्या था? मैं फिर लिख देता हूं, क्या था बेटा? स्वदेशी एंड, बोलो, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। आपने बॉयकॉट किया था किसका? टाइटल्स का।
आपने बॉयकॉट किया था अवार्ड का जो ब्रिटिश ने आपको दिए थे। आपने बॉयकॉट किसका किया था? जॉब्स का जो ब्रिटिश ने आपको दिए थे। और आपने बॉयकॉट किया था फॉरेन गुड्स का। लेकिन यहां सिर्फ आप क्या कर रहे थे? कोऑपरेशन नहीं कर रहे थे, है ना। यहां सिर्फ क्या था, क्या थीम थी? वी विल नॉट कोऑपरेट टू ब्रिटिश। यहां क्या हो गया? यदि मैं इसको ऐसा लिखूं कि नॉन कोऑपरेशन तो है ही साथ में, ये फिर से आया इस मूवमेंट में, ये तो आया ही, साथ ही साथ डिसओबेड दिस, अरे बोलो, डिसओबेड ऑफ लॉज। जब आप लॉ को नहीं मानते ना, तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब हुआ क्या कि पीजेंट्स, किसान क्या देता है बताओ प्रोडक्शन के बदले में? लगान, है ना। दो टैक्स दिया करते थे, एक तो लगान दिया करते थे, टैक्स दिया करते थे, और दूसरा चौकीदारी टैक्स दिया करते थे। हाँ, तो वो भी देना बंद कर दिया गया। पीजेंट्स, यदि वन वर्ड में समझो, दे रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, दे रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। टैक्स देने से मना कर दिया। किसने? फार्मर ने। एक होता है ट्राइबल्स। ट्राइबल कहाँ रहते हैं? जंगल में। कहाँ रहते हैं? जंगल से अंग्रेजों ने उनको बाहर निकाला फॉरेस्ट लॉ बना के, तो दे ब्रोक द फॉरेस्ट लॉज। हाँ, दे ब्रोक द फॉरेस्ट लॉज। और जमींदारों को, लैंडलॉर्ड्स को अपॉइंट किया था कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। उन्होंने भी वो चीज करने से जितने भी लॉ आपने बनाए थे ब्रिटिश ने, वो सारे लॉ अनफॉलो हो गए। तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। नॉन कोऑपरेशन से क्या हो रहा था? आपका प्रॉफिट कम हुआ था। नॉन कोऑपरेशन प्लस डिसओबेड ऑफ लॉस से क्या हुआ? आपका प्रॉफिट तो कम हो ही रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन करना भी इम्पॉसिबल हो गया था। इस वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट was more effective than non cooperation। ठीक, इसको दूसरे तरीके से पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? इन विच वेज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आप क्या बताओगे? नॉन कोऑपरेशन में सिर्फ क्या हो रहा था? केवल बॉयकॉट हो रहा था। यहां पर बॉयकॉट तो हो ही रहा है, साथ ही साथ लॉज को भी हम नहीं मान रहे थे। वी वर नॉट फॉलोइंग द लॉज, वी वर नॉट ओबेइंग द लॉज। और किस किसने क्या क्या किया आप वो भी बता दीजिए। फार्मर्स हुआ, ट्राइबल्स हुए, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स हुए, जितने भी आपने लॉ बनाए थे हमने सब तोड़ दिए। राइट, सिचुएशन ब्रिटिश के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया। राइट, और उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली। ही अनेक्स्ड आल्सो द प्रॉपर्टीज, ही सीज्ड द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। तो सिचुएशन को देखते हुए फिर महात्मा गांधी ने क्या किया? किससे मुलाकात की? उस समय कौन? लॉर्ड इरविन। क्या गांधी जी किससे मिले? गांधी और इरविन साथ में बैठे। हाँ, लॉर्ड इरविन। और इसे बोला गया गांधी इरविन पैक्ट। क्या बोला गया? पैक्ट मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज। पैक्ट मतलब क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज। एक बात आप मेरी मानो, एक बात मैं आपकी मानता हूं, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया था? पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी। तो गांधी जी ने बोला हमारे लीडर्स को आप क्या कर दीजिए? फ्री कर दीजिए और उनकी प्रॉपर्टी रिटर्न कर दीजिए। तो इरविन ने क्या बोला? आप अपना मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर दो, और दोनों ही बातें हो गई।
ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? नो ओंकार, सर। कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन विच वेज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इन विच वेज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट in which ways civil disobedience movement was differ from non-cooperation movement? In which ways civil disobedience movement was differ from non-cooperation movement? हाँ ओंकार, क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। आपने नोट कर लिया? यस सर। अब यदि ये कहा जाए, इसमें एक टॉपिक और है कि थोड़ा सा आप सुन लीजिए अच्छे से। गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद एक पैक्ट की और चर्चा करना जरूरी है, उसको हम बोलते हैं, अच्छा आपको अल्लूरी सीताराम राजू हो गया था? सीताराम राजू कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ था? चलो ठीक है, उसको उसको भी करवा देते हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ, गांधी जी जेल में थे, राइट? अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इंडियन हिस्ट्री का तो क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे अच्छा मूवमेंट कहलाता यदि उसमें पार्टिसिपेशन किसका होता? दलित का। दलित का पार्टिसिपेशन ही नहीं था, क्योंकि उनका एक्सेप्टेंस ही नहीं था, राइट? कांग्रेस उस समय घबरा रही थी, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, है ना, हाई कास्ट के थे, अपर कास्ट के जो लोग थे, उनसे घबरा रही थी, क्योंकि अपर कास्ट के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, दलित। तो दलित का पार्टिसिपेशन था ही नहीं। दलित के लीडर कौन थे अब? बाबा भीमराव अंबेडकर। उन्होंने अंग्रेजों से बात की और 150 प्लस सीट्स रिजर्व करवा ली। किसके किसके लिए? हाँ, अब ये 150 प्लस 6, 156 लगभग है। तो अब इसी बात का पता किसको चला? महात्मा गांधी को पता चला, पंडित नेहरू को पता चला। तो उन्होंने कहा ये तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, और एक सिस्टम था, बता रहा हूं आपको। इन्होंने ये भी कहा कि 150 प्लस सीट्स हमारी रहेंगी, और वहां से वहां जो वोटर रहेंगे वो भी दलित रहेंगे, और वहां से जो चुनाव लड़ेगा वो भी दलित रहेगा। तो महात्मा गांधी ने जब ये सुना तो खाना पीना छोड़ दिया उन्होंने, जेल में थे। और किस जेल में थे? पूना की यरवदा जेल में, ठीक है, पूना की यरवदा जेल में थे। तो भीमराव अम्बेडकर उनसे मिलने मिलने पहुंचे भी, क्या बाबूजी क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा ये तुमने 150 प्लस सीट्स क्या करवा रहे हो तुम, इससे हमारा देश रीयूनाइट नहीं होगा, अलग अलग हो जाएगा, दलित अलग होंगे, है ना? तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत सारी बहस हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम 78 सीट या 76, 70 प्लस सीट तो हम लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है ले लो, एक चेंज है यहाँ पे, जो आपको वोट करेगा वो केवल दलित ही नहीं होंगे, सब लोग होंगे, प्लस सारे लोग वोट करेंगे, ठीक है? तो इस पैक्ट को क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट। क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट। अब बात करते हैं, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है आपका
नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना, ये कहां से आया? ये आया कहां से? ये आया यूरोप से। सबसे पहले फ्रांस में हमने देखा इसको, और फ्रांस में क्या देखा? कलेक्टिव। क्या ये इंडिया में डेवलप हो पाई? और इसके लिए क्या एफर्ट्स हुए? अब रविन्द्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे अविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने सबसे पहले पोर्ट्रेट किया किसको? भारत माता को। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? नेशनल एंथम। बंकिम चंद्र जी ने क्या लिखा? वंदे मातरम। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए हमारा किया गया एफर्ट में कंसीडर आप कर सकते हो उसको। लेकिन ये जितने भी एफर्ट थे, या जितने भी सिंबल्स हम जनरेट कर रहे थे, या जितने भी सॉन्ग्स आ रहे थे, ये सारे के सारे हिंदू के थे। और मूवमेंट में कौन शामिल था? मुस्लिम भी थे। इसलिए वो इस कलेक्टिव आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उससे दूर होते चले गए, है ना। तो जो मूवमेंट में हमको क्या एक यूनिटी चाहिए थी, है ना, जो एक पावर चाहिए था, वो पावर कम होता गया। क्योंकि आप बोल रहे हो वंदे मातरम, और मैं क्या हूं? मुस्लिम। तो मुस्लिम क्या बोल रहे हैं? इंकलाब जिंदाबाद। क्या? इंकलाब। तो ये इतना इफेक्टिव नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ? फिर सबको एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पे लाए 1941 में, कि अब देखिए ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हाँ सबके सब क्या है? इंडियंस हैं। और आपका एक ही दुश्मन है, ब्रिटिश, जो अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंगेज है, राइट। इट इज अ राइट अपॉर्चुनिटी टू गेट द फ्रीडम। तो फिर 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने क्या लॉन्च किया? क्विट इंडिया मूवमेंट। और स्लोगन क्या दिया? अब ये ना हिंदू था ना मुसलमान, करो या मरो, या तो आजादी आप पाओ या फिर मर जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, डू और डाई। और वो स्पिरिट उन्होंने डेवलप की पूरे इंडियंस में। जब सब में ये स्पिरिट आई, सब मिलकर लड़े, तो अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा। लॉर्ड माउंटबेटन आए 15 अगस्त 1947 को, इंडिया आजाद हुआ। अब इस बीच ये चैप्टर क्लोज होता है। इस बीच एक चीज शायद मैं भूल रहा हूं, मतलब छोड़ गया। सर हाँ बेटा। आप अभी मूवमेंट कौन सा बोले? हाँ, अभी आप एक मूवमेंट बोले ना, वो कौन सा बोले? अरे रुक जाना। अभी मैं क्या बोला बेटा? एक अभी आप एक मूवमेंट का नाम बोले ना। हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा। अब उसमें उन्होंने कहा कि ना तुम हिंदू हो ना मुसलमान, तुम सिर्फ इंडियंस हो। अब तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, तुम्हें मुसलमान होते हुए गुलाम होके जीना है, या हिंदू होते हुए गुलाम होके जीना है, या भारतीय होके आजाद होके जीना है? तो जब एक कलेक्टिव आंसर आया कि नहीं, हमको तो आजादी चाहिए, हम ना हिंदू है ना मुसलमान, हम वंदे मातरम भी बोलेंगे और इंकलाब जिंदाबाद भी बोलेंगे। जब कोई मुसलमान इंकलाब जिंदाबाद बोलेगा तब भी मेरा हाथ उठेगा, मुसलमान ने कहा। जब कोई वंदे मातरम बोलेगा तब भी मेरा हाथ उठेगा। ठीक है, तो इसलिए वो जो स्लोगन आया, वो क्या आया? करो या मरो, डू और डाई। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जब सब मिलकर लड़े, तो अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा, और सही में उन्होंने भारत छोड़ना पड़ा। ऑन 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, और 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? ओंकार और जो मुझे सुन रहे हैं, यस सर। अब इतने ही क्वेश्चंस
इस चैप्टर से फ्रेम किए जाते हैं जितने मैं आपको लिखवा दी। एक बार मैं और रिकॉल करता हूं क्वेश्चंस के, सुनिएगा, और यदि आप कॉपी पेन लिए तो आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? मैं बता रहा हूं, रिकॉल कर रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह। मैं फिर बता दूं, ये मैप में भी आते हैं, राइट। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोलेट एक्ट सत्याग्रह। और रोलेट एक्ट सत्याग्रह पे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रोलेट एक्ट को फ्रेम किया जाता है, वो सारी बातें लिखी जाती हैं कि इसने अनलिमिटेड पावर दे दी है ना। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 2 साल के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन कौन सी बातें सच हैं, या उसको अरेंज कीजिए। आप क्या करें, अरेंज करने को आ सकता है। ये कहा जा सकता है कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। उस तरीके से एक नंबर में रोलेट एक्ट को फ्रेम किया जाएगा। जलियांवाला बाग को आप याद रखिए, वो डेट, वो पिक्चर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, वो कौन सी बुक है जो महात्मा गांधी ने लिखी? उसका नाम है हिंद स्वराज। और कब लिखी? 1909 में लिखी। अच्छा, उसका कोड क्या था? उसका कोड ये था कि यदि इंडियंस ब्रिटिश को 1 साल तक कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इंडिया फ्री हो जाएगा, इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब उसके बाद रोलेट एक्ट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग के होने के बाद अब क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम यूनाइट होते हैं और क्या लॉन्च करते हैं 1921 में, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जिसकी थीम क्या होती है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। बॉयकॉट किसका होता है बताएंगे? जॉब्स का होता है, टाइटल्स का होता है, अवार्ड्स का होता है, और फॉरेन गुड्स का होता है। जब फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाने लगा तो जो उनका इंपोर्ट से प्रॉफिट था वो कितना था, 102%, और रिड्यूस होकर कितना हो गया, 57। जितनी भी लिक्वर शॉप्स थी प्रिकेटेड हुई, मतलब बंद कर दी गई। ये सिविल में भी हुआ है। ये जितनी बातें अभी बोल रहा हूं मैं आपको, ये सारे पॉइंट्स आप कहां लिख सकते हैं, सिविल में भी लिख सकते हैं। क्या ऐड कर देना उसमें, दे ऑल्सो ब्रोक द लॉज, फॉरेस्ट लॉ, सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ लोगों ने ब्रेक कर दिया, सॉल्ट को बनाना चालू कर दिया और सॉल्ट को बेचना चालू कर दिया। कि दे स्टार्टेड टू सेल द सॉल्ट, है ना, इन द फ्रंट ऑफ ब्रिटिश फैक्ट्रीज, राइट। बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, सिविल में इतना इफेक्टिव क्यों था, सिविल के कारण या इस मूवमेंट के कारण, है ना, सीडीएम के कारण, इस मूवमेंट के कारण एडमिनिस्ट्रेशन पूरा डिस्टर्ब हो गया था। तो जब आपके घर का एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तब आपको कुछ समझ में ज्यादा नहीं आता। आपको कोई कॉपरेट नहीं कर रहा है, आप अकेले काम कर रहे हो, तो आप अकेले काम करोगे, आपको क्या होगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। कॉपरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है मैं खुद कर लूंगा, जब तो मेरा कॉपरेशन नहीं करो ना, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन जब जिस लॉ के अकॉर्डिंग, जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, वो सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत जाएगी, राइट। ऐसे ही कुछ देखने को मिला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। और उसकी नींव, उसका बेस किसने रखा, दांडी मार्च ने, है ना। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए ब्रिटिश ने क्या लगाए, टैक्स लगाए। किस पे लगाए, सॉल्ट पे लगाया मेनली, है ना। तो गांधी जी कहां पहुंचे, किसके पास, लॉर्ड इरविन के पास। कब पहुंचे, जनवरी 1930 में। कितनी डिमांड्स थी, 11। क्या उसने एक भी डिमांड मानी, नहीं। तो 11 मार्च को ये कहां से मूव किए, साबरमती से। कितने लोगों के साथ, 78 फॉलोअर के साथ।
कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे। दांडी कितना दूर था? 240 माइल्स। हर दिन कितना चलते थे? 10 माइल्स। कब पहुंचे? 6 अप्रैल। कहां पहुंचे? दांडी, सी शोर, समुद्र के तट के किनारे। और इन्होंने सॉल्ट बनाकर क्या तोड़ दिया? सॉल्ट लॉ तोड़ा। इसी बीच में एक चीज और, साइमन कमीशन भारत आता है ना। और इसका विरोध हम क्यों करते हैं, इसका बॉयकॉट हम क्यों करते हैं? क्योंकि एक भी मेंबर ब्रिटिश का, एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, सारे मेंबर्स कौन थे? ब्रिटिश थे। और इस बॉयकॉट को देखते हुए लॉर्ड इरविन क्या प्रपोज करता है? डोमिनियन स्टेटस, मतलब हाफ रूल इंडियन का और हाफ रूल, और जिसको हम रिफ्यूज करते हैं कौन से सेशन में? 1929। ये कहां होता है? लाहौर में। कहां होता है ये? जहां हम कौन सी कसम खाते हैं कि वी विल टेक द कंप्लीट फ्रीडम, वी विल टेक द, एक और सेशन याद करना आप, 1919 में, है ना, दिसंबर 1920, दिसंबर 1920 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था या सेशन हुआ था, उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अप्रूव हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 1921 में। अप्रूव कब हुआ? दिसंबर 1920 में। कौन से सेशन में? नागपुर सेशन। कौन से? नागपुर। ये याद रखिएगा, ये जो सेशन आप याद रखोगे ये मैप वर्क में काम आएंगे। और बाकी इतने ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू, ये पूछते हैं कभी कभी। सीताराम राजू कौन थे? साउथ के लीडर थे, और वो अपने आप को, ही एज्यूम टू हिमसेल्फ द कॉर्नेशन ऑफ गॉड, भगवान का अवतार मानते थे, है ना। वो ये कहते थे कि मैं किसी को भी, किसी की भी हेल्थ को ठीक कर सकता हूं। उनके कई दावे थे, उनके फॉलोअर्स उनको भगवान का अवतार बोलते थे, है ना। और वो महात्मा गांधी को बहुत मानते थे, लेकिन उनका ये बिलीव था कि इंडिया यदि फ्रीडम ले सकता है तो केवल वायलेंस के माध्यम से ले सकता है ना। दे बिलीव ओनली द मेथड ऑफ वायलेंस टू गेट द फ्रीडम। इस तरीके से ये आपका चैप्टर क्लोज होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। ठीक, थैंक नो यू सर। आप बताओ, कोई प्रॉब्लम? आप बताओ। तो मैं चीज, तो जो एक्चुअल में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो क्वेश्चंस उस चैप्टर में है ना, बोर्ड जो क्वेश्चन चैप्टर फ्रेम करता है, पर्टिकुलर नेशनलिज्म में यूरोप से इतना नहीं पूछते हम, जितना कितना किससे पूछते हैं? नेशनलिज्म इन इंडिया से पूछते हैं। सर हमको हिस्ट्री भी फ्रेम करना है, सिविक्स भी करना है, इको भी करना है, और ज्योग्राफी भी करना है। यदि हम हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देते जाएंगे तो चैप्टर पेपर कैसे फ्रेम होगा? अब चैप्टर 1 और चैप्टर 2, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सिविक्स के, इकोनॉमिक्स के, मनी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और मनी इन क्रेडिट, ये दो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर चैप्टर का वेटेज अलग अलग है। नेशनलिज्म एंड यूरोप को यदि कंपेयर करो किससे? नेशनलिज्म इंडिया से, तो 30-70 का रेशियो है। तो यदि हम ज्यादा टाइम किसमें देंगे? यूरोप में, तो इंडिया से गया। और हमको तो पूरी तैयारी करनी ना, चारों सब्जेक्ट। ठीक, फिर मैं एक्सप्लेन कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच।
Thank you.